जब आपको आवश्यकता ना हो तो आप बल्ब बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, एसी कूलर सब बंद कर दें, ठीक है। क्या होगा? बिजली बचेगी। हम अननेसेसरी चला के रखते हैं, हम बैठ के यहाँ फोन चला रहे हैं, दूसरे कमरे में गए यहाँ पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, ठीक है। तो ये क्या है? आप मिस यूज कर रहे हैं। आप स्कूल जाते हैं, आपको कॉपियां मिलती हैं, साल के अंत में आप वो पूरी कॉपियां नहीं भरे होते ना, लास्ट में कुछ पेजेस जो होते हैं वो बच जाते हैं। तो उन पेजेस को फाड़िए और उनकी अपनी रफ बुक बना लीजिए, रफ कॉपी बना लीजिए, ठीक है। नई खरीदने की जगह आप उन्हीं रफ कॉपी को यूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो पन्ने आप यूज कर रहे हैं बेटा, वो भी प्लांट्स को काट के ही तो बन रहे हैं ना। तो आप क्या कर लो? आप उसको रीयूज कर लो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स बाय पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारियां? लास्ट जो चैप्टर्स आपने पढ़े वो आपको कितने समझ में आए? प्लीज कमेंट्स में बताया करिए। हम लोग बार बार आपसे कहते हैं कि बच्चों कमेंट्स किया करिए ताकि हमें पता चले कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका आपको कितना फायदा हो रहा है, आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज यहाँ पे क्लास 10th के एक नए चैप्टर के साथ हम आए हैं, ठीक है। और वो चैप्टर क्या है? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो आज चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं है, ये आपको बिल्कुल स्टोरीज की तरह लगेगा क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये हमारे जिस धरती पे हम रहते हैं, जो संसाधन हम यूज करते हैं, जो कुछ भी नेचर ने, प्रकृति ने हमें दिया है, उन सारी चीजों के बारे में ही है। तो इसमें कुछ भी ऐसा बहुत टफ या बहुत ऐसा कुछ नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो आप अपने हिसाब से सोच के आप इनके जवाब लिख सकते हैं। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे संसाधन हैं हम उनको कैसे यूज कर रहे हैं, हमें उनको कैसे यूज करना चाहिए, हमें उनको कैसे बचाना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी हमें इस चैप्टर से पता चलती है, ठीक है। तो चले फिर शुरू करें। तैयार है आप? तैयार है? तो फिर आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना चैप्टर, ठीक है। तो देखो चैप्टर क्या कह रहा है बेटा? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ठीक है। ये आपके चैप्टर का नाम है। अच्छा, उससे पहले ये जो डायग्राम है यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को, ये जो डायग्राम है यहाँ पे, तो आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। आप मुझे इसमें से ढूंढ के बताइएगा, देख के बताइएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो शुरू करें चैप्टर। चलो भाई शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या है, आखिर किन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो देखो वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, वे संसाधन बेटा जो हमें किसने दिए? प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जीव कौन हो गए? हम लोग, हम सभी जीव हो गए, हम लोग हो गए, जीव जंतु हो गए, सभी लोग, मतलब हम लोग जो भी उसको यूज कर रहे हैं और हमें प्रकृति ने वो दिया है, तो वो क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हो गए। प्रकृति ने दिए इसलिए प्राकृतिक, हम उसको यूज कर रहे हैं, जितने भी हम जीव धरती पे रह रहे हैं हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप वायु का यूज करते हो कि नहीं करते हो? बताओ, क्या बोलोगे? हाँ हम करते हैं या नहीं करते हैं? आप वायु का यूज करते हो, आप जल का यूज करते हो, आप कोयले का यूज करते हो, ठीक है। पेट्रोलियम का यूज करते हैं, हम लोग उसमें से पेट्रोल निकालते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। वन का यूज करते हैं, मिट्टी का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सारी ही चीजें किसने दी है? क्या हमने बनाई है? मैंने बनाई है? क्या आपने बनाई है? आप बोलेंगे नो मैम हमने नहीं बनाई। तो कहाँ से आई? किसने दिया? आप बोलेंगे मैम हमें प्रकृति ने दी है, ठीक है। तो वो वे सभी चीजें जिसको हमें प्रकृति ने दिया है और हम सभी जीव उसका इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए क्या है बेटा? प्राकृतिक संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल देखा आपने, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वन्य जीव हो गए, ये ठीक है, वन्य जीवन, ये सारी चीजें क्या हो गए? ये सारे संसाधन कैसे हैं? हमारे लिए प्राकृतिक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखो जो प्राकृतिक संसाधन है भाई वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो
हम ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम चाहे जितना यूज करें वो क्या होंगे, वो रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि वो असीमित मात्रा में, असीमित मतलब ढेर सारा, सीमित नहीं है कि हाँ चलो भाई इतने खत्म हो जाएंगे, इतने, असीमित मात्रा में खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो जो प्राकृतिक संसाधन है बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं समाप्य संसाधन, ये संसाधन बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, सीमित यानी कि लिमिटेड, यानी कि कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम उनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बिल्कुल भी उनको संभाल के यूज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया। ये कोयला, पेट्रोलियम, ये ऐसी चीजें हैं बेटा जो हमारे पास सीमित मात्रा में, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इनका इस्तेमाल उस हिसाब से करना चाहिए कि ये बचे रहें, ये पूरी तरीके से समाप्त ना हो, ठीक है। दूसरा जो है वो है असमाप्य संसाधन, ऐसे संसाधन जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। क्या लिखोगे आप, ऐसे संसाधन जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त नहीं होंगे। जैसे कि क्या हो गया आपका वायु, ठीक है। जब तक ये धरती है, हम हैं, आप है, तब क्या है, वायु भी रहेगी, है ना। तो ये क्या है, हम वायु को प्रदर्शित कर दें वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन वायु समाप्त तो नहीं हो रही है ना, ठीक है। तो वो कैसा हो गया, वो असमाप्य संसाधन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये जो प्राकृतिक संसाधन है भाई, अब इनको हम कैसे बचाए रखें, कैसे इनको हम अच्छे से यूज करें ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बची रहे, पूरी तरीके से नष्ट ना हो, ठीक है। तो उसका जो मैनेजमेंट है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन मतलब क्या होता है कि किसी चीज के लिए आप प्रबंध, मैनेजमेंट करें कि कैसे इसको भाई यूज करना है, कैसे बचा के रखना है, कैसे क्या करेंगे। जैसे हम लोग के घर में कोई फंक्शन होता है तो हम लोग बोलते हैं ना, एक इंसान प्रबंध करता है कि हाँ भाई हम ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे चेयर्स लगेगी, खाने का है, लोग यहाँ से आएंगे, तो ये क्या है, मैनेजमेंट। तो वैसे ही जो हमारे पास हमारे प्राकृतिक संसाधन है बेटा, तो उनका हम मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन कैसे करें, ठीक है। तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता है भाई। अगर प्रबंधन नहीं करेंगे, जिसका जितना मत है, जितना जो है यूज हो रहा है, तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उनको बचा के रखना है, ठीक है, ताकि या अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। क्या हो सके कि हमारे बाद में जो कई सारी पीढ़ियां आ रही हैं, ये उनको भी मिल सके भाई, हम पूरा उसको नष्ट ना कर दें, ठीक है। और संसाधनों का शोषण ना हो, ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम यूज और मिस यूज में क्या डिफरेंस है। यूज मतलब आपको किसी चीज की जरूरत है, जैसे आप अपने घर में हाथ धुलने गए, ठीक है, आपने बेसिन खोला, आपका एक मग्गा पानी में हाथ धुल सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती 10-12 मग्गे गिरा के बेसिन का पानी खुला छोड़ के आराम से बात करते करते हाथ धुल रहे हैं, नल खुला छोड़ दिया, तो ये क्या है, ये मिसयूज है। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने पानी का मिसयूज किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो कि वो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी हो भाई, उनको भी मिल सके, हम उन चीजों का मिसयूज ना करें, ठीक है। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अधिनियम भी हैं। हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरमेंट है, वो बचा रहे, उसके लिए राष्ट्रीय यानी हमारे देश में तो बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, जहां पे बहुत ढेर सारे देश होते हैं, उन सभी के लेवल पे, ठीक है, मतलब विदेशों में, आप ऐसे समझ लो सामान्य भाषा में कि अंतरराष्ट्रीय लेवल में भी क्या है, एक गठन किया गया है जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहे, सुरक्षित रह सके, ठीक है। अब देखो, जैसे गंगा कार्य परियोजना देख लेते हैं। सबको पता है गंगा नदी के बारे में, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम क्या है, भारत एक धार्मिक देश है, ठीक है। और गंगा नदी जो है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं, माँ का दर्जा देते हैं ना, हम पूजा करते हैं। तो देखो, गंगा नदी में क्या है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बताओ किसको पता है। तो हम बता देते हैं, गंगा नदी जो है वो हिमालय से निकलती है, आप सबने देखा होगा, गंगोत्री से निकलती है, और कहां तक जाती है, बंगाल की खाड़ी तक जाती है, ठीक है। तो कहां से निकली, हिमालय की गंगोत्री से निकली, कहां तक गई, बंगाल की खाड़ी तक गई, ठीक है।
अब इसके बीच का जो रास्ता है बेटा, उसमें वो बहुत जगहों से होकर गुजरती है, ठीक है। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो जो है होकर गुजरती है, ठीक है, मानते हैं। अब चूंकि हम धार्मिक हैं और हम गंगा नदी को अपनी माँ समझते हैं, तो हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिसमें हम उनकी पूजा करते हैं, जिसमें हम नहाने जाते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं, ठीक है। ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है कि हाँ हम उनको पूजा करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि लोग गंगा नदी को कितना प्रदूषित कर दे रहे हैं, है ना। हम नहाने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें पूरा पॉलिथीन बहा देते हैं, शैम्पू खोल के उसमें नहाना शुरू कर देते हैं, उसमें क्या होता है, अपना मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, नालों को उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, जो हमारे शव होते हैं उनको उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरीके हैं, कारखानों से जो गंदी चीजें आ रही हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसको उसमें डाल देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम माँ कहते हैं, जिसको हमने माँ का दर्जा दे रखा है, हम उसको ही पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं, उसको ही पूरी तरीके से गंदा कर देते हैं। देखा है ना आपने, ठीक है। तो देखो, गंगा कार्य परियोजना जो है वो शुरू किया गया, किस लिए शुरू किया गया, क्योंकि गंगा नदी इतनी प्रदूषित हो गई थी, इतनी प्रदूषित हो गई थी, तो उनके रख रखाव के लिए ये क्या किया गया, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ठीक है। क्या शुरू किया गया, गंगा कार्य परियोजना। यह कार्य योजना करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था। इसे सन 1985 में गंगा स्तर सुधारने के लिए बनाया गया। जब क्या हुआ, जब देखा गया कि गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, जो उनका पानी है वो क्या हो गया है, वो बहुत ही प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो क्या किया गया, तो उसके सुधार के लिए क्या किया गया, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जिस प्रोजेक्ट में ये बताया गया कि हाँ भाई अब हम गंगा नदी पे काम करेंगे, हम उनको क्या करेंगे, साफ करेंगे, सुधारेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 1985 में क्या किया गया, गंगा स्तर सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद भी बेटा कई सारे प्रोजेक्ट्स आए, जैसे कि 2014 में हमारी केंद्रीय सरकार ने नमामि गंगे नाम का क्या है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें हम गंगा नदी को क्या करते हैं, उनको साफ करने और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी 2016 में राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग बनाया गया, जिसका भी काम क्या है कि गंगा नदी की, ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसपे क्या किया गया कि हम गंगा नदी को साफ कैसे रखें, ठीक है, समझ गए। अब देखो, चूंकि जल की गुणवत्ता तथा प्रदूषण मापने हेतु कुछ कारक हैं, ठीक है। जल की गुणवत्ता मापने हेतु कुछ कारक हैं, ठीक है। जैसे कोई पानी है, तो पानी में हम क्या करते हैं, हम उसका बीओडी देखते हैं, हम देखते हैं कि हाँ ये कितना साफ पानी है, कितना गंदा पानी, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम ये तय करते हैं कि पानी कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है, ठीक है। तो जल का जो पीएच है वो आसानी से सार सूचक की मदद से नापा जा सकता है। आप जानते हो नापते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं उसका पीएच कितना होता है, बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना भाई। मेरे को केमिस्ट्री में तो पक्का ही पढ़ाया गया होगा, अगर आपने बायो में नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है, तो मुझे बताना, ठीक है। तो हम जो जल होता है हम उसका पीएच नापते हैं ना, एसिडिक है कि बेसिक है, कितना हमारे लिए नुकसान करेगा, हम कैसा पानी पी रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है, उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब जल में कोलीफॉर्म जीवाणु, कौन सा जीवाणु बेटा, कोलीफॉर्म जीवाणु, जो मानव की आंत में भी पाया जाता है कि उपस्थिति जल का संदूषित होना दिखाता है। तो एक टाइम पे क्या हुआ कि जो गंगा नदी थी उनके पानी में बहुत ज्यादा क्या मिलने लगा, ये कोलीफॉर्म जीवाणु, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो कि थोड़ा, अगर मान लो जैसे आप कोई दूषित पानी पीते हो, ठीक है, तो आप एक दिन पी रहे हो, 2 दिन पी रहे हो, तो आपका बॉडी क्या, आपका इम्यूनिटी है, आपका इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करेगा, रिकवर करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा दिन तक वही करते हो तो आप क्या करोगे, फिर आपको अच्छी अच्छी बीमारियां पकड़ेंगी, ठीक है, जो आपको गंदा पानी पीने से हो जाएंगी। तो गंगा नदी का पानी जो था वो बहुत ही प्रदूषित पाया गया, तो उसको सुधारने के लिए क्या हुआ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए। फिर से आपको याद रखना है कौन कौन से प्रोजेक्ट थे। सबसे पहले 1985 में उसका स्तर सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया, फिर जून 2014 में नमामि गंगे आया, ठीक है। उसके बाद 2016 में एक राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग बनाया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे अपने सेल्फ एनजीओ
एनजीओज होते हैं और पर्यावरण प्रेमी होते हैं जो अपने अपने स्तर पर ये चीज गंगा नदी को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें भी एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी क्या करना चाहिए, उनको साफ रखने की कोशिश करना चाहिए, उनमें कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, उनमें गंदी चीजें नहीं बहाना चाहिए और उसका जो पानी का प्रदूषण का स्तर है उसको कम करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम पढ़े लिखे कहलाएंगे ना भाई, वरना फिर हम कैसे एजुकेटेड हुए, समझे। अब देखो, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, ये बोला गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या है, 3R कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, जो आप लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी बेटा, उसमें आप 3R का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है, अब 5R का भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, अब 5R का भी, एक मिनट भाई तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 3R क्या है, 3R क्या है, या फिर क्या पूछा जाएगा 5R से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का क्या तात्पर्य है, या पर्यावरण को बचाने के लिए जो 5R है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो पहले हम 3R देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कि उसमें 2 चीजें कौन सी और जोड़ी गई या ऐड की गई, जिससे वो क्या हो गया, 5R हो गया। ठीक है, तो देखो 3R कॉन्सेप्ट क्या है भाई, पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले कम उपयोग, रिड्यूस, यानी कि जब आवश्यकता ना हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद कर दें, टपकते नल को ठीक कर दें और अपने आहार और भोजन को ना फेंकें। मतलब आप रिड्यूस करें, आप कम उपयोग, अपना जो उपयोग हो उसको कम करें। ठीक है, चीजों को कम उपयोग करें, जरूरत पड़ने पे उपयोग करें, अननेसेसरी नहीं उपयोग करें, तभी तो आप अपना पर्यावरण बचा पाएंगे ना भाई। कैसे बचा पाएंगे, जब आपको आवश्यकता ना हो तो आप बल्ब बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, एसी कूलर सब बंद कर दें। ठीक है, क्या होगा, बिजली बचेगी। हम अननेसेसरी चला के रखते हैं, हम बैठ के यहाँ फोन चला रहे हैं, दूसरे कमरे में गए, यहाँ पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, आप मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट आर का उपयोग है, फर्स्ट आर का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, रिड्यूस। पहले आर का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस। हिंदी में हमने उसको क्या कहा, कम उपयोग। तो पहले तो हम अपना क्या करें, चीजों का कम उपयोग, जहां पे नेसेसरी है, जरूरत है, वहीं पे उपयोग करें। जब आवश्यकता ना हो तो उस चीजों का ना यूज करें। अगर मान लो आपके घर में पानी टपक रहा है नल से, तो आप बंद कर दें। आपके बेसिन से पानी टपक रहा है तो आप उसको बंद कर दें। आपके एसी लोग लगाते हैं, उसके पीछे से आप देखो पानी टपकता रहता है, तो आप उसको वेस्ट ना करें बेटा। आप उसको क्या करें, आप उसको इकट्ठा कर लें, आप उसको पेड़ों में डाल दें, आप उसको घर के कामों के लिए यूज कर लें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कम उपयोग करना है। ठीक है, अब आप शादी वादियों में जाते हैं, आप देखो आपको खाना होता है, आपको पता नहीं होता इसका टेस्ट क्या है, आप इतनी प्लेट लेते हो और पहाड़ भर लेते हो पूरा, जैसे कि अब फिर कभी खाना ही नहीं मिलेगा। यही करते हैं ना अपन, यही करते हैं ना कि इतना खाना सब एकदम 3 इडियट की पिक्चर की तरह, ये भी भर लो, ये भी भर लो, ये भी भर लो, ये भी भर लो, भाई इतना भर लो, और फिर खाना सिर्फ इतना से है और बाकी का पूरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई, जितना खाना है उतना ही तो लो, है ना। जो बच रहा है, आपके घर में कोई फंक्शन भी हो रहा है, खाना बच रहा है, तो उसको दूसरों में बांट दीजिए। तो क्या करना है, फर्स्ट आर का क्या मतलब हुआ, आप बोलेंगे मैम फर्स्ट आर का मतलब हुआ रिड्यूस, कम उपयोग करो भाई। ठीक है, दूसरा जो आर है उसका मतलब है रिसाइकिल। दूसरा जो आर है उसका मतलब क्या है, रिसाइकिल, यानी कि पुनः चक्रण। अब रिसाइकिल मतलब क्या होता है या पुनः चक्रण मतलब क्या होता है, देखो कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थों जैसे कि प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता के लिए यूज करें, उनसे वस्तुएं बना लें। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास रिसाइकिल क्या होता है कि आपने उस चीज को वापस से किसी चीज में यूज करके यूज कर लिया। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास प्लास्टिक है, आप मान लो आपने कुछ पीने के लिए आप लेके आए, कोको कोला, थम्स अप, कुछ भी, आपने आइसक्रीम खरीदने के लिए आपने एक डिब्बा खरीदा खाने के लिए। ठीक है, अब आप उसको क्या कर सकते हैं, आपने खाया आपने फेंक दिया, नहीं, आप उसको क्या करें, आप उसको रिसाइकिल कर लें। ठीक है, आप उसका रीयूज कर लें भाई, कि आप उसमें कोई और चीज स्टोर करके रख लें उसको, या तो किसी और चीज में तब्दील कर दें, कि आप उसको फेंके ना, जब तक वो पूरी तरीके से खराब ना हो जाए तब तक आप क्या करें, आप उससे फेंके नहीं, बल्कि आप उससे क्या करें, दूसरी चीजें बना ले। जैसे मान लो आपका बल्ब फ्यूज हो गया, आप उससे कोई डेकोरेटिव आइटम बना ले।
ठीक है। या आप उसको किसी और तरीके से, आप गमला लाए, मान लो फूट गया, तो आप उसको और इनोवेट करके बना सकते हैं। आप लोग चाय पीते हैं, कुल्लर फेंक देते हैं, तो हम मेरी तो हमेशा अक्सर से आदत थी कि उन कुल्लर को स्टोर करके उसका कोई डेकोरेटिव आइटम्स बना लेते। तो आप चीजों को क्या करें, आप चीजों को रीयूज कर लें अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल भी यूज की चीजें नहीं है, तो आप उनको क्या करते हैं, वेस्ट कर दें। अन्यथा आप उनको क्या करें, रिसाइकिल कर लें, पुनः चक्रण कर लें, उपयोग में अपने पुनः ले आए, ठीक है। फिर देखो तीसरा क्या है, रीयूज, यही पुनः उपयोग, कि आपने रिसाइकिल तो कर लिया, कि आपकी एक चीज आप लाए, आपने उससे कुछ और चीज बना ली, अब आप उस चीज का तुरंत यूज कर लें, चीजों को फेंके मत। जैसे आपने पानी की बोतल खरीदी या टिफिन खरीदा, तो ऐसा नहीं कि आपने यूज किया 1 साल, अभी सही है आपने उसको फेंक दिया, कबाड़ी वाले को दे दिया, नहीं यार, उसको यूज कर लो ना, कौन सा इतना खराब हो गया है, रीयूज कर लो ना, पुनः उपयोग कर लो ना, जब तक चल रहा है तब तक क्या करो, तब तक उसको अच्छे से पुनः उपयोग कर लो, ठीक है। ये क्या थे हमारे 3R कॉन्सेप्ट था, जिसमें आपको क्या है, रिड्यूस, चीजों का कम उपयोग करना सीखिए, रिसाइकिल करिए, एक चीज से दूसरी चीज बना लीजिए, उसको वापस से क्या करिए, आप अपने यूज में ले आइए, और पुनः उपयोग करिए, चीजों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल करिए, जब तक कि वो क्या हो जाए, खराब ना हो जाए, तब तक उनको यूज करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखो ये 3R कॉन्सेप्ट था बेटा, पर आपकी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बहुत सारी बुक्स में 5R का कॉन्सेप्ट भी आपका पूछा जाता है, तो इसलिए आप ये भी देख लीजिए, इसमें से 3 चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। क्या हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं रिड्यूस, हम पढ़ चुके हैं रीयूज, ठीक है, और रिसाइकिल। तो उसमें क्या 2 चीजें, रुक जा भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है, ये क्या है, रिसाइकिल, ठीक है। कौन सी 2 चीजें ऐड हुई, एक हुआ रिफ्यूज और एक हुआ रीपर्पस। लगभग सारी चीजों का वही मतलब है। रिफ्यूज मतलब है कि इनकार कर दो भाई, मतलब जिस अननेसेसरी चीजें मत खरीदो, ठीक है। फोन है आपके पास, चल रहा है, जबरदस्ती का आईफोन है, आपने बोला नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्यों चाहिए भाई, आपका फोन चल रहा है, जब तक चल रहा है अब चलाइए, ठीक है। या तो फिर आप उसको किसी और को यूज में दे दीजिए, फिर आप दूसरा लीजिए। तो बेफालतू की चीजें मत खरीदिए, रिफ्यूज करिए, जिन चीजों की जरूरत नहीं है, मतलब कम में, जैसे कहते हैं ना कि पहले के लोग बहुत कम में गुजारा कर लेते थे। देखो जब हम मानव का विकास हुआ था, बहुत छोटी सी जगह में रह लेते थे, नेचर के बीच में रह लेते थे। अब क्या है, अब हमें 2 लोगों को भी रहना है, जाना है तो हम कार से जाएंगे, हम बड़ा घर बनाएंगे, छोटे घर में रहने में हमें शर्म आती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं अपना स्टेटस। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, सारे पेड़ काट के घर बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण क्या हो रहा है आपका, बच रहा है, बताओ मुझे, बच रहा है पर्यावरण, नहीं, ठीक है। तो रिफ्यूज करना सीखो भाई, जिसकी जरूरत नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, हमें जबरदस्ती दिखावाबाजी के लिए वो चीजें नहीं यूज करनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, रीपर्पस की, ठीक है। मान लो जैसे आपके घर में आप लोग बच्चे हो, बॉर्नविटा पीते हो या फिर कुछ भी आप ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ठीक है। अब उन डब्बों में आप किचन का कोई और सामान भर के रख लो, ठीक है। मतलब कि आप चीजों को वेस्ट नहीं करो, वेस्ट नहीं करना है, जो चीज जब तक आप यूज कर सकते हैं तब तक आपको क्या करना है बेटा, यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था 3R और 5R का। अगर ये क्वेश्चन आएगा 5R का आएगा तो आप ये 5 पॉइंट लिख के उनको डिटेल में लिख देंगे, और 3R आएगा तो आप 3R पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो भाई, पुनः इस्तेमाल, उपयोग, पुनः चक्रण से बेहतर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। आप अगर किसी चीज का पुनः इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पुनः चक्रण से जो होता है बेहतर होता है। पुनः चक्रण मतलब रिसाइकिल, जैसे आपने ये वाला पॉइंट देखा था ना, ये देखो, ये रिसाइकिल, इसमें भी आपने देखा था, ठीक है। रिसाइकिल कि अब जैसे हम लोग क्या, कबाड़ वाला आता है, हम लोग प्लास्टिक बेच देते हैं, हम लोग लोहा बेच देते हैं, ये सारी वो क्या करते हैं, ले जाके वो ले जाके उसको पिघलाते हैं, फिर उससे नई चीजें बनाते हैं, वो क्या हो गया, वो रिसाइकिल हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रिसाइकिल जो चीजें होती है, कि आपने कोई चीज आपके पास है, आपने उसको पिघलाया, बल्ब ले जाते हैं टूटे हुए, तो उससे कुछ चीजें पिघला के बनाते हैं, ठीक है। तो रिसाइकिल आप करिए, लेकिन जब तक आप किसी चीज का रीयूज कर सकते हैं तब तक आप उस चीज का रीयूज करिए, फिर ही उसको रिसाइकिल करिए, ठीक है। क्योंकि रिसाइकिल भी एक प्रोसेस है। तो आप अगर पुनः उपयोग में ला सकते हैं, जैसे आपके पास कोई प्लास्टिक का डिब्बा है भाई, आपने उसकी चीजें खा ली, उसमें नमकीन बिस्किट भर के रख दीजिए, आपने पेंसिल अपनी भर के रख लीजिए, ठीक है, तो उसका रीयूज करिए। आप स्कूल जाते हैं, आपको कॉपियां मिलती हैं, साल के अंत में आप वो पूरी कॉपियां नहीं भरे होते ना, लास्ट में कुछ पेजेस जो होते हैं वो बच जाते हैं, तो उन पेजेस को फाड़िए और उनकी अपनी रफ बुक बना लीजिए, रफ कॉपी बना लीजिए, ठीक है। नई खरीदने की जगह आप उन्हीं रफ कॉपी को यूज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि वो जो पन्ने आप यूज कर रहे हैं बेटा, वो भी प्लांट्स को काट के ही तो बन रहे हैं ना,
तो आप क्या कर लो, आप उसको रीयूज कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने पर्यावरण को क्या कर सकते हैं भाई, बचा सकते हैं, ठीक है। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है, यही तो प्रबंधन है, यही तो सिखा रहे हैं कि हमें कैसे, जो हमें संसाधन प्रकृति ने दिया है उसको हम कैसे मैनेज करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सीमित है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है। देखो हमारा जो मेडिकल साइंस है, हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि हमने उसमें तरक्की की है, हमने उसमें डेवलपमेंट किया है और जिसकी वजह से अब लोग बीमारी की वजह से कम मरते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जनसंख्या वृद्धि पे तो नियंत्रण नहीं है ना, ठीक है, तो ढेर सारा जनसंख्या बढ़ने के कारण अब हर इंसान को अपनी कार चाहिए, हर इंसान को अपना घर चाहिए, हर इंसान को अपना फार्म हाउस चाहिए, हर इंसान को अपनी सारी सुविधाएं चाहिए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम बताओ, हम जो कृषि वाली खेती है, खेती वाली जमीन है जहां पे खेती की जानी चाहिए, हम वहां पे भी प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहां पे भी मकान बना रहे हैं, हम पेड़ों को काट डाल रहे हैं अपने यूज के लिए, फर्नीचर्स बना रहे हैं, कॉपियां बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हम पूरा पेट्रोल खत्म कर दे रहे हैं, पूरा कोयला खत्म कर दे रहे हैं, वायु प्रदूषित कर रहे हैं, जल प्रदूषित कर रहे हैं, पूरा जल नीचे से निकाल डाल रहे हैं, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, सबको क्या करना है, सबको अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है। हर इंसान सोचता है कि मेरे पास हर चीज भर के रहे, दूसरा जाए भाड़ में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो संसाधन है हम उनका इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम उनका प्रबंधन सही से नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे सुधार के कारण जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है भाई, और इसके कारण सभी संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है संपोषित विकास। तो संपोषित विकास जो होता है भाई वो क्या होता है, किसी को पता है क्या, कोई बताओ। तो देखो संपोषित विकास क्या होता है बेटा, तो देखो संपोषित विकास जो होता है, विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। मतलब संपोषित विकास क्या होता है कि देखो हम हैं, हम रह रहे हैं, हम हर संसाधनों का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो हमारी वर्तमान, मतलब अभी जो हम रह रहे हैं इस धरती पे, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे आगे आने वाली बहुत पीढ़ियां हैं उनको भी उन प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं हो, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, संपोषित विकास, ठीक है। क्या कहलाता है, संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है, ठीक है। अब देखो जब हम प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था कर रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो जो पहला पॉइंट है बेटा वो क्या है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ठीक है। हमें अभी का नहीं सोचना है कि अभी हमारे पास पानी है हम यूज कर लें, आगे वाले जाए भाड़ में, नहीं, दीर्घकालिक हमें दूर का सोचना है कि भाई ठीक है हमारे पास तो आज भी जो हवा पानी थोड़ा बहुत शुद्ध बचा है तो वो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध करा सके। ऐसा ना हो कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हो भाई उनके पास शुद्ध जल शुद्ध वायु या हम कोई चीज छोड़े ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दीर्घकालिक दृष्टिकोण, ठीक है। इनका वितरण सभी समूहों में समान रूप से होना, कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई कि जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत स्टेबल है, सिर्फ वही इन सुविधाओं का यूज कर पाए, जो बेचारे गरीब हैं या जो इतने संपन्न नहीं है वो इन चीजों का यूज नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसका जो वितरण है वो सभी में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। अब जो अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान का भी प्रबंध होना चाहिए। जो भी अपशिष्ट चीजें होती हैं, जो हमारा वेस्ट होता है, उसको हम कैसे निपटा रहे हैं, उसको हम कैसे रिसाइकिल कर रहे हैं, उसको हम कैसे वापस, जैसे हम कूड़ों के ढेर लगे होते हैं, आप देखते हो वो ढेर, अब जमीन के नीचे तक प्लास्टिक खोदो तो प्लास्टिक मिलता है, समुद्र में भी प्लास्टिक मिलने लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ है उनका निपटारा कैसे करना है, इन चीजों का भी अच्छा प्रबंध होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो वन एवं वन्य जीव संरक्षण। वन आपको पता है क्या होता है, ठीक है, और वन में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वन्य जीव,
ठीक है, आप देखें जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, सब क्या है, वन्य जीव है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, वन में पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्लांट्स की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उन्हीं से तो वन बनता है। अब देखो, वन जो होता है वो जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तो जैव विविधता मतलब क्या हुआ बेटा, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। अब आप बोलोगे मैम बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? देखो, हम सभी इस प्रकृति पे रहते हैं, तो बहुत तरह के जीव जंतु मिलते हैं, बहुत तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, बहुत तरह का एनवायरनमेंट, मिट्टी, हर तरह, हर चीज क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप्स की मिलती है। यही क्या है, वेरिएशन, विविधता। ठीक है, जीवित चीजों की विविधता क्या है, हम जीव जंतु हैं, तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, तरह तरह का हमें एटमॉस्फेयर मिलता है। तो यही क्या है, यही बायोडाइवर्सिटी है हमारा। ठीक है, कि एक ही धरती पे, एक ही पृथ्वी पे आपको इतनी वैरायटी की चीजें क्या होती है, देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो देखो, जो जैव विविधता है उसको संरक्षित रखना भी प्राकृतिक संरक्षण का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है बेटा। क्योंकि अगर विविधता नष्ट हो गई तो हमारा जो पारिस्थितिक स्थायित्व है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे नष्ट हो जाएगा, देखो, अगर मान लो सारे जानवरों को मार दिया, सिर्फ शेर बचा, तो आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस, आपने सारे पेड़ को काट दिया। ठीक है, सारे पेड़ों को आप काटते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, आप प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उस पे जो जीवित वस्तुएं होंगी, सॉरी, उस पे जो आपके जीव जंतु होंगे वो भी नष्ट होने लगेंगे। ठीक है, उनसे जो उनको खाते होंगे वो भी नष्ट होने लगेंगे। तो आपने पूरा का पूरा चेन डिस्टर्ब कर दिया भाई, पूरा का पूरा चेन डिस्टर्ब कर दिया आपने। ठीक है, तो क्या होता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस नष्ट हो सकता है अगर आपने जैव विविधता, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो हमें जैव विविधता को क्या करना है, बचा के रखना है, ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ठीक है, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीशीज की संख्या है। ठीक है, जैव विविधता क्या है, जैसे मैंने बताया कि हम एक धरती पे रहते हैं और हमें इतने सारे हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग वेराइटी, इतने सारे हमें एनिमल्स दिखने लगते हैं, अलग अलग वेराइटी। ठीक है, यही सब क्या है, डिफरेंट स्पीशीज, ढेर सारी एक ही जगह पे, एक ही चीजों में आप देखते हो, एक जंगल देख लो, उसमें कितनी तरह के आपको जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलते हैं। वही क्या है बेटा, जैव विविधता है। जैसे पुष्पी पादप हो गए, पक्षी हो गए, कीट हो गए, सरीसृप हो गए, जीवाणु हो गए, सब में आपको क्या मिलेगा, एक विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, तप्त स्थल, ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है, ऐसा स्थल जहां पे एक से ज्यादा प्रकार की संपदा पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, तप्त स्थल बोलते हैं। ठीक है, दावेदार कौन लोग होते हैं, ऐसे लोग जिनका कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, वो उसके दावेदार होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई प्रजाति है, अगर कोई आदिवासी है, वो किसी जंगल में रह रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, ठीक है, उसको बचा रहे हैं पूरी तरीके से, तो भाई उससे जो लकड़ियां मिल रही हैं, जो फल फूल मिल रहा है, उसके दावेदार कौन हुए, वही आदिवासी लोग वही हुए ना, क्योंकि सदियों से वही उसकी देखभाल कर रहे हैं, वही उसको उगा रहे हैं, तो इसलिए क्या हुए, वो उसके दावेदार हुए। तो कौन हुआ बेटा, जो उस चीज पे निर्भर हो। ठीक है, जिनका जीवन कार्य सब उसी चीज पे डिपेंड हो, तो वो क्या हो गए, वो उसके दावेदार हो गए। क्लियर है इतना? चलो अब देख लेते हैं, जो दावेदार हैं वनों पे उनकी निर्भरता। ठीक है, कौन कौन से, अगर मान लो कोई वन है, मान लो, तो उस पे किस किस की दावेदारी बन सकती है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि पहली चीज क्या है, जो वहां पे स्थानीय लोग हैं। ठीक है, जैसे आदिवासी लोग होते हैं, वो ज्यादातर जंगल में रहते हैं, तो क्या हो गया, वो जो एरिया है वो उनका हो गया, वो स्थानीय हो गए ना, क्योंकि वो परमानेंटली वहां पे रहते हैं। तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं उसकी दावेदारी उस वन पे हो गई। अब जो सरकारी वन विभाग है भाई, सरकार तो अपना कंट्रोल रखेगा ही, सरकार तो अपना कंट्रोल हर चीज पे रखता है, तो सरकार ने भी वन विभाग बना रखा है, ताकि वहां पे सब चीजें सुचारू रूप से चलते रहे। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, कोई धांधली ना हो, कोई वन ना काट रहा हो, किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो दूसरा जो दावेदारी है वो किसका होगा, सरकारी वन विभाग का होगा। ठीक है, इसके बाद किसका हो गया, उद्योगपति का हो गया। अब उद्योगपति जो भी आपके वन से उत्पाद हो रहे हैं, जैसे मान लो आप लकड़ियां काट रहे हैं, आप कोई फल फ्रूट ले रहे हैं, तो उसको उद्योगपति तो ले जाके भाई बेचेगा, तो उनकी दावेदारी हो गई। और वन्य जीव तथा प्रकृति प्रेमी, ठीक है, जो
ऐसे लोग जो वन जीवन से प्यार करते हैं, जो जंगलों से प्यार करते हैं, जो जीव जंतुओं से प्यार करते हैं, भाई उनको बचाने चाहते हैं, उनको बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनकी भी दावेदारी यहाँ पे हुई। ठीक है, तो दावेदार कौन कौन से हुए? स्थानीय लोग जो अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों पे आश्रित हैं, जो इन्होंने उस वनों की जो देखभाल करते हैं। दूसरे जो सरकारी वन विभाग है, जिसके पास उसका स्वामित्व है, मतलब सरकार के पास ही तो वन का पूरा क्या होता है? स्वामित्व। वही उसके लिए क्या है? वो ही उस पे डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो वनों को नियंत्रित करते हैं, तो कौन हो गए? सरकारी वन विभाग। उद्योगपति जो वनों से प्राप्त उत्पादों को क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। समझ गए? कितने पॉइंट्स क्लियर है? आगे चले, चलो भाई। अब देखो, हम कुछ ऐसे उदाहरण देखने जा रहे हैं बेटा, जो आप लोग सुनोगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा भी होता है क्या? तो हम कुछ ऐसे उदाहरण देखने जा रहे हैं जहां पर जो निवासी थे, जो लोग वहां पे रहते थे वनों के आसपास या ऐसी जगहों पे, उन्होंने वन संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई उन्होंने क्या किया कि वन संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो लोग वहां पे रहते थे। तो वहां पे हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं, जिस एग्जांपल में सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है? खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष क्या होता है? किसी को पता है तो बताओ भाई, आपने इसके बारे में कुछ सुना है अभी तक? हाँ भाई, तो किसी को पता है कि इस इंसिडेंट में क्या हुआ था? नहीं पता था तो चलो मैं ही बताऊं। ठीक है, इस इंसिडेंट में ये हुआ था बेटा, पहली बात तो ये आज से बहुत पहले की बात है। कब की बात है? 1731 की बात है भाई। कब की बात है? 1731। सोचो कितने पहले की बात है। ठीक है, उस समय पे क्या हुआ था कि एक महिला थी, उनका नाम क्या था? अमृता देवी विश्नोई। एक विश्नोई समाज था, पूरा का पूरा समाज, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे एक पूरे उसी समुदाय के लोग रहते थे, पूरे वही उसी समाज के लोग रहते थे, जिसको हम विश्नोई समाज कहते थे। तो उस समाज में एक लेडी हुआ करती थी, जिनका नाम क्या था? अमृता देवी। और उनका पूरा नाम क्या था? अमृता देवी विश्नोई। ठीक है, कहाँ पे था भाई ये? राजस्थान के जोधपुर में एक गांव में। राजस्थान के जोधपुर के गांव की ये घटना है। तो बेसिकली हुआ क्या था वहां पे खेजड़ी वृक्ष थे। अब आप बोलोगे मैम खेजड़ी क्या है? खेजड़ी एक तरह का प्लांट था बेटा। एक्चुअली राजस्थान में आपको पता है कि पानी की इतनी किल्लत है। ठीक है, तो वहां के जो खेजड़ी वृक्ष थे, तो जब इन लोग क्या करते थे, उसके फलों को सुखा कर रखते थे, उसको बाद में खाने के लिए यूज करते थे। वो जो पेड़ था उससे उनके क्या होता था? उससे उनको बहुत सारे फायदे थे, वो उनके खाने के लिए यूज करता था। वो लोग उस प्लांट से उनको बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है, तो उस समय के जो महाराज है, उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजा और उन्होंने बोला भाई जाओ और सारे के सारे प्लांट्स काट दो। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को क्या करते थे? यूज करते थे, उनको कुछ बनाना होता था या उसको कहीं पे उद्योग में यूज करना होता था। तो उन्होंने बोला कि जाओ और जाके सारे के सारे प्लांट्स काट दो। लेकिन ये जो महिला थी अमृता देवी विश्नोई जी, ठीक है, उनको क्या था? उनको बहुत ही ज्यादा लगाव था। वो नहीं चाहती थी कि उन जो वो प्लांट्स है उनको काटा जाए। तो वो और उनके गांव के 363 लोग, ये सभी लोग क्या किए? ये सभी लोग जाके जब वो प्लांट्स कटने लगे, जब वो जो पेड़ थे वो कटने लगे, ये लोग सब जाके उससे क्या हुए? चिपक गए। और जब चिपक गए तो वो जो राजा या महाराज कुछ भी कह लो अब जो था, उसने अपने कर्मचारियों से उन पेड़ के साथ साथ इन लोगों को भी क्या करा था? कटवा दिया था। तो ये जो 363 लोग थे बेटा, उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। किस चीज के लिए? इन वृक्षों को बचाने के लिए। सोचो अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि वृक्षों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की चिंता नहीं की। वो क्या किए? खुद को बलिदान कर लिए। 363 लोग अमृता विश्नोई जी के साथ में उन्होंने क्या किया? खुद को बलिदान कर दिया उन प्लांट्स को बचाने के लिए। तो उनके लिए उन प्लांट्स की, उन पेड़ों की क्या अहमियत रही होगी, आप सोच के देखो जरा, है ना? ठीक है,
अब भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई, यानी कि उनकी स्मृति में उनको सम्मान देने के लिए, देखो उन्होंने इतनी बड़ी चीज की तो उनको सम्मान देने के लिए उनकी स्मृति में भारत सरकार ने उनके नाम पे एक पुरस्कार की घोषणा की। और वो पुरस्कार क्या है? जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद उसके काफी टाइम बाद एक और घटना घटी और उसको हमने क्या कहा? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन में क्या हुआ था भाई? शायद चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना हो, आप में से किसी को पता है क्या? पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस मैम पता है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो था बेटा, ये बेसिकली उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड का नाम आप सभी ने सुना होगा, है ना? तो उत्तराखंड में गढ़वाल में हुआ था। इस आंदोलन कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल के रैनी नामक ग्राम में हुआ था। वहां पे भी क्या हुआ था? बहुत सारी महिलाएं उस समय वन पर पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। ठीक है, तो इस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि वहां पे भी एक ठेकेदार था जो पेड़ों को कटवाना चाहता था, पेड़ों को कटवा के उन पेड़ों का उद्योग में यूज करना चाहता था। और जब वो रेनी गांव की, यानी कि जो उत्तराखंड, वहां की महिलाओं को ये पता चला, बेसिकली जो चिपको आंदोलन है उसको जिन्होंने सबसे ज्यादा उस चीज पे काम किया था वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। पर वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पर हम आपको बता देते हैं। आपको इतने बड़े बड़े लोगों के नाम पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लोग क्या क्या काम करके जा चुके हैं और आज हम लोग इतने मतलबी हो गए हैं। ठीक है, तो क्या किया, वहां की जो बहुत सारी महिलाएं थी, जैसे ही वो पेड़ों को काटने लगे, वो उनसे जाके चिपक गई, इसलिए उसको क्या बोला? चिपको। ठीक है, ऐसे जाके उससे चिपक गए। और इतनी ज्यादा महिलाएं थी कि वो जो कर्मचारी थे ठेकेदार के, वो पेड़ों को काटने से डरने लगे। उन्होंने बोला इतनी ज्यादा वृक्ष हैं, इतनी ज्यादा महिलाएं हैं, कितने लोगों को हम मारेंगे। तो उन्होंने पेड़ काटना नहीं बंद कर दिया, नहीं काटा। और इससे क्या हो गया कि वो जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और जो ठेकेदार के आदमी थे, जो कर्मचारी थे, वो वापस चले गए और वो पेड़ बच गए। और इस तरीके से उन्होंने उतने सारे वृक्षों को कटने से क्या कर लिया बेटा? बचा लिया। ठीक है, ये एक देखो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हो बीच में एक पौधा है और ये महिलाएं थी जो इस तरीके से पेड़ को घेर के खड़ी हो गई थी कि नहीं, हम नहीं काटने देंगे, आपको काटना है तो आप पहले हमें मारिए, फिर इस प्लांट को मारिए। ठीक है, तो इस तरीके से। और फिर वो जो ठेकेदार था वो पीछे हट गया और वो वापस चला गया और उन्होंने इस तरीके से इतने सारे पेड़ों को क्या किया? बचाया। तो इसका क्या नाम था? चिपको मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, चूंकि ये आंदोलन इतनी तेजी से फैल गया, ठीक है, और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर, पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की जो घटनाएं हुई उसने सरकार को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो वन की कटाई होती है, जो पेड़ पौधों की कटाई होती है, उसमें कितना काटने देना चाहिए, कितना नहीं, कहां तक लोगों को घुसने देना चाहिए। तो सरकार ने उस पर पुनः विचार किया और फिर उस पर फैसला किया कि कितना वन संसाधन आप यूज कर सकते हैं और कहां तक आप नहीं यूज कर सकते। तो ये देखो, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सरकार द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, वो किसी जो वहां के लोकल लोग थे, जो प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाए। ठीक है, उसके बाद भाई एक और घटना हम देखते हैं जो 1972 में पश्चिम बंगाल में हुई। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, वहां पे एक अधिकारी थे जिसका नाम था AK बनर्जी। तो वहां पे क्या था, साल के वृक्ष थे, बहुत सारे साल के वृक्ष होते हैं जिससे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो क्या होते थे, वो बहुत ज्यादा कम थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। तो वहां पे एक अधिकारी थे जिनका नाम था AK बनर्जी, वन विभाग में थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने सरकार को बोला कि अगर हम यहाँ के लोगों को कुछ लालच देते हैं, क्योंकि देखो मनुष्य जो है वो बहुत ही लालची है, मनुष्य हर चीज अपनी लालच से करता है। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमें वन नहीं काटने चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, तो ये भी हमारा लालच ही है। क्या लालच है कि हम आज नहीं बचाएंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा?
है ना। तो ये A.K. बैनर्जी जी ने बोला कि हम जो है यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पश्चिम बंगाल के जो लोग थे लोकल, उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लालच देते हैं। तो उन्होंने उनसे जाके कहा कि अगर आप ये जो वृक्ष हैं इनको आप लगाएंगे, इन वनों को बचाएंगे तो आपको रोजगार दिया जाएगा, प्लस ये जो वन है इसका 25% आप यूज कर सकते हैं। तो वहां के लोगों ने सोचा कि हाँ ये तो फायदे की बात है भाई, रोजगार भी मिल रहा है और प्लस हम इनके वन का भी कुछ उपयोग कर सकते हैं, तो हम चलो वनों को बचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दान दिया भाई। इन्होंने बहुत सारे साल के वृक्ष लगवाए और उसको अच्छा खासा एक नया जीवन दे दिया। ठीक है, तो ये एक और घटना थी भैया, जो किस लिए थी बेटा, जो किस लिए थी, वनों को बचाने के लिए की गई। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है जल। ठीक है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जल हम सभी के लिए कितना जरूरी है। क्या बिना जल के हमारा जीवन संभव है? आप बोलेंगे नहीं मैम, इसीलिए हम हमेशा लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या जल ही जीवन है, क्योंकि बिना जल के क्या है, हमारी जिंदगी संभव ही नहीं है। ठीक है, तो जल जो है बेटा वो पृथ्वी पे पाया जाने वाला सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। मतलब हम मानो तो मानो, कोई भी एक नन्ही चिड़िया से देखो जो गर्मी में बेचारी छत पे आती है पानी की टंकी के पास, उससे पानी पीती रहती, एक नन्ही चिड़िया से लेके एक बहुत बड़ा हाथी तक, सभी को, हम मनुष्यों को, पेड़ पौधों को, एक पेड़ जो बिना जल के एकदम सूख जाता है और जब बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है तो एकदम हरा भरा सा खुश रहता है। तो हम सभी सजीवों को, हम सभी जीव जंतुओं को क्या होता है, जल जो है हमारी मूलभूत, मतलब हमारी बेसिक आवश्यकता है भाई। मूलभूत मतलब होता है एकदम जरूरी, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। देखो आपको मान लो कपड़े नहीं मिले, आपको मान लो आपको खिलौने नहीं मिले, तब भी आप जीवित रह सकते हो, पर जल और वायु ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आप क्या कर सकते हो, जीवित नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो देखो वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब मैंने बताया कि हाँ भाई जल तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर इस पृथ्वी पे जो जल है वो सारा का सारा हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बहुत सारा कैसा है, खारा पानी है, जो कि कहाँ पे है, जो कि समुद्रों में है। तो हम यूज क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं जो जल हमारे कहाँ है, नदियों में है। और जो जल हमारा वर्षा का जल है, तो वर्षा का जो जल है, क्योंकि जो बारिश होती है बेटा वही जल जमीन के नीचे भी जाता है, रिस रिस का। ठीक है, उससे हमारी नदियों में भी जाता है, झरने तालाबों में भी जाता है। तो जो वर्षा का जल है भाई वो हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। और भारत के कई क्षेत्रों में बांध, नदियों पे बांध बनाए जाते हैं, जल को रोका जाता है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिससे उनमें बांध बना के जल को रोका जाता है, उनका यूज किया जाता है। तालाब और नहर सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। आपको पता ही हमारे यहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे सिंचाई करने के लिए हम नहर और तालाब, बांध, नदी, इन सभी चीजों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पता है ना भाई ये बात? ठीक है, एक मिनट। अब देखो बांध क्या होते हैं। अभी मैंने आपसे बात की बांध, तो पहले फोटो देख लो फिर हम बात करते हैं। देखो ये बांध है, ये टेहरी बांध है। कौन सा बांध है? टेहरी है। तो नदी का पानी था, इस तरीके से बांध बनाए गए। ठीक है, अब देख रहे हो ना, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से बांध बनाए जाते हैं नदियों पे। अब ये बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बांध में जल संग्रहण काफी मात्रा में किया जाता है। बांध बना के क्या किया जाता है, हम जल संग्रहण काफी मात्रा में किया जा सकता है। उससे क्या होता है, उसका उपयोग हम सिंचाई में ही नहीं बल्कि बिजली बनाने में भी करते हैं। किन किन चीजों में करते हैं? सिर्फ सिंचाई में नहीं करते हैं बल्कि बिजली बनाने में भी करते हैं। ठीक है, तो बांध से हम क्या समझ रहे हैं भाई, बांध क्या होता है? तो बेसिकली सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं बेटा, तो बांध नदियों का पानी रोकने के लिए एक ऐसा ढांचा बनाया जाता है जिससे नदियों के प्रवाह को क्या किया जा सके, रोका जा सके, पानी को एकत्र किया जा सके। और उस पानी का यूज फिर हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, जैसे हम बिजली बनाने में कर सकते हैं, हम सिंचाई में कर सकते हैं, हम और किसी काम में पानी की जरूरत है तो उसके यूज में कर सकते हैं। ठीक है, तो बांध बेसिकली क्या है, नदियों का जो नदी जो बहती रहती है उसको रोक के किसी एक जगह पे उसको ढांचा बना के रोक लिया जाता है और उस पानी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए
हम बांध बनाते हैं और उस बांध के पानी जो होता है उसको हम कई तरीके से उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे टेहरी बांध है, किस पे बना है? भागीरथी यानी कि गंगा पे बना है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आप जाएं तो आप ये टेहरी बांध देख सकते हैं। ठीक है, सरदार सरोवर बांध है भाई, किस नदी पे बना है? नर्मदा नदी पे बना है। भाखड़ा नांगल बांध है, किस पे बना है? सतलुज पे बना है, सतलुज नदी पे बना है। और ये कहाँ पे है? ये है आपका पंजाब में, और ये सबसे ऊंचाई पे बना हुआ है। ठीक है, सबसे सीधा खड़ा ऊंचाई पे, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से यानी लोग इसको देखने घूमने की दृष्टि से भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो बांध हैं वो वहां पे लोग उनको देखने भी जाते हैं, पर्यटन की दृष्टि से भी वहां पे लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो जैसे मैंने पहले दिखाया, ये भी एक बांध का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बनाया जाता है। पानी जो है वो रोका जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे बिजली बनाई जाती है या उससे सिंचाई की जाती है, इन सब चीजों में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करता है। बांध के ये लाभ हैं। क्या लाभ है? क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण, मतलब अगर आपने बांध का पानी बांध बना के रोक लिया है तो आप उसको कहीं पे पानी सूखा पड़ रहा है, कमी पड़ रही है तो आप वहां पे छोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बिजली का उत्पादन करना है तो फिर आप कर सकते हो, या फिर आपको सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल रहा है भाई, तो आपने जो बांध से पानी इकट्ठा किया है आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब जो ये बांध बन रहे हैं इससे नुकसान क्या क्या होते हैं? सोचो जरा, अपने दिमाग से सोचो कि ये जो बांध हम बना रहे हैं, मैंने फायदा बता दिया, बांध होता क्या है मैंने ये बता दिया, अब इस बांध से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं भाई, सोच के देखो। तो देखो, बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी विस्थापित होते हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। ठीक है, कि आप जैसे ये सामाजिक समस्याएं हैं कि आपने जो है बांध बना लिया तो उससे क्या होता है, जगह जगह पे जो किसान होते हैं बेचारे, उनको मुआवजा तक नहीं मिल पाता है। ठीक है, और पर्यावरण में क्या समस्याएं होती हैं? वनों का क्षय होता है, जैव विविधता को हानि होती है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो बांध बना, ठीक है, तो वहां पे कुछ प्रजातियां अपनी उग रही होगी, तो आपने बांध मतलब पानी का धारा मोड़ दिया, इससे क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। जो पानी इकट्ठा किया वहां पे मलेरिया वलेरिया ज्यादा होता है। ठीक है, अब उसमें पत्ती गिर रही है, कुछ भी गिर रहा है, वो सड़ रहा है, तो ये सारी भी जो दिक्कतें हैं वो पर्यावरण में होती है। ठीक है, जनता का धन लगता है भाई, और जितना धन लगता है मतलब लाभ तो है, लेकिन जितना पैसा लगा के वो बांध बनाया जाता है उतना क्या होता है, कभी कभी उतना जो है हमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये सारी कुछ हानियां भी हैं जो बांध बनाने से होती हैं, और बहुत सारे फायदे भी हैं। ठीक है, कुछ हानियां कुछ फायदे हैं बांध के। ठीक है, चलो भाई, अब देखो जल संग्रहण। जल संग्रहण क्या होता है भाई? देखो आपको पता है पानी के बिना तो हम सब नहीं जीवित रह सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि जल का स्तर, जो भूमिगत जल का स्तर है वो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है बेटा। बहुत सारे बड़े शहरों में तो ये भी हालात है कि उनको दूसरे शहरों से क्या होता है, जल मंगा के देना पड़ रहा है। बहुत जगहों पे तो पानी की इतनी किल्लतें हैं कि पूरे दिन में सिर्फ एक टैंकर जाता है। वो लोग पानी को बहुत ही मुश्किल से, लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों के बाद वो जो है पानी को क्या करते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो जल का संग्रहण करना मतलब कि भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। भाई जो हमारे पास जल के स्रोत बचे हुए हैं उनका हम कैसे विकास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, हम जल जो है वो स्टोर कर सके, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जल रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं यही क्या कहलाता है, जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है बेटा वर्षा जल संचयन। मैंने पहले ही बताया, हमारे पास जो पानी हमारे यूज का है, जो हम पानी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे उपयोग करने के लिए, वो पानी ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है आपको? नदी में मिल जाएगा, झरनों में मिल जाएगा, तालाबों में मिल जाएगा, और मेनली बारिश से मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बारिश से पानी आ रहा है उसको हम संचय करें। देखो पहले क्या होता था कि बारिश से पानी आता था, ठीक है, ढेर सारे पेड़ पौधे होते थे, वो क्या करते थे, मिट्टी को जकड़ के रखते थे, पानी धीरे धीरे रिस रिस कर वापस
वापस से कहाँ चला जाता था, जमीन में चला जाता था। ठीक है, धीरे धीरे रिस्क करके वापस भूमिगत जल में तब्दील हो जाता था। अब क्या है, हमने सारे प्लांट्स काट दिए, मोस्टली प्लांट्स हम काटते जा रहे हैं, तो एक तो मृदा अपरदन हो रहा है, मिट्टी की जो उपजाऊ लेयर है वो भी बह जा रही है, नदी में मिल रही है, नदी से जाके समुद्र में मिल रही है, प्लस जो पानी भूमि के नीचे जाना था वो भी नहीं जा पा रहा है। हमने इतना प्रदूषण फैला रखा है कि जमीन की कई परतों तक पॉलिथीन हमने दबा दी है, उससे वो और रिस्क नहीं जा पा रहा है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, तो हमें अब वापस से क्या सोचना पड़ेगा, हमें वापस से सोचना पड़ेगा कि हमारा जो भूमिगत जल स्तर है हम उसको कैसे सुधारें बेटा। ठीक है, तो वर्षा जल संचयन हम कैसे करें। वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है, कुछ पुराने जल संग्रहण के तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये जो जल संग्रहण कर रहे हैं वो हम आज सोच रहे हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में पानी की हमेशा से कमी रही है। ठीक है, तो पहले वहां पे जो राजा महाराजा लोग होते थे वो क्या करते थे, बावड़ी बनवाते थे कि वहां पे पानी सीढ़ी नुमा, आपने टीवी या पिक्चर्स में देखा होगा, या आप राजस्थान से होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे क्या होता था, पानी इकट्ठा होता था, फिर लोग साल भर तक उस पानी का यूज करते रहते थे। जैसे कर्नाटक में कट्टा एक जल संग्रहण की वो विधि है कि वहां पे उस विधि से किया जाता है। जो हिली स्टेशन है जैसे हिमाचल प्रदेश, वहां पे आपको क्या करते हैं, पहाड़ी से वो छोटी छोटी सी क्या करते हैं, ऐसे नालियां टाइप की बना देते थे जो गांव तक होके जाती थी, तो वो जो पानी वेस्ट हो जाता था वो उन नालियों के थ्रू होकर वहां तक पहुंच जाता था। ठीक है, तो हर जगह का अपना अपना तरीका था क्या करने का, जल संग्रहण करने का। तालाब लोग खुदवा देते थे, तालाब में पानी भर जाता था। ठीक है, तो ये सारे तरीके थे। फिर क्या हुआ, हमने पानी को मिसयूज करना शुरू कर दिया तो पानी कम होना शुरू हो गया। लेकिन अब हमें फिर से वापस से क्या करना है, पानी को, वर्षा जल को क्या करना है, संचयन करने का सोचना है। ठीक है, तो देखो भाई, पहले ये देख लो क्या क्या तकनीक थी। जैसे कि राजस्थान में क्या होता था, बड़े पात्र, खादिन, नाड़ी, ये सब तकनीकी थी जिससे पानी क्या किया जाता था, पानी आपका स्टोर किया जाता। महाराष्ट्र में ताल बनवाए जाते थे, बंधारस होता था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बंदिस इसको कहा जाता था। बिहार में आहार, पाइन, तमिलनाडु में एरिस, हिमाचल प्रदेश में कुल, दिल्ली में बावड़ीज होती थी जहां पे क्या होता था, पानी संचय किया जाता था। तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, 1 लाइन में पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में किस तरह के जल संचय की तकनीकों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आ जाते हैं भाई हम अपने इस डायग्राम पे। ठीक है, तो देखो डायग्राम क्या है कि जैसे मान लो ये आपका छत है। ठीक है, आपने फिल्टर लगा रखा है। इसके बाद क्या होगा कि जमीन के अंदर कुआं, ये मतलब जो आपने पानी इकट्ठा किया, ये बारिश हो रही है, ये आपकी जमीन है, बारिश हो रही है, पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, फिल्टर के थ्रू छन छन के क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब उस पानी का यूज आप कहीं भी कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी धोने, पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, और प्लस आप यहाँ पे क्या करो, फिल्टर से नीचे क्या करो, गड्ढा खुदवा दो वहां पे, ताकि पानी जो है उसमें जो स्टोर हो वो ज्यादा से ज्यादा रिस कर क्या करे, नीचे तक चला जाए। तो राजस्थान वगैरह में ऐसा हो भी रहा है बेटा। अभी वहां की छतों पे ऐसा, वहां के जमीन में ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि छत पे पानी गिरता है, स्टोर होता है, जाता है, फिल्टर होता है, वापस से उसको भूमि के नीचे भेज दिया जाता है, या फिर उसको कहीं पे स्टोर कर लिया जाता है। जिस स्टोरेज का यूज वो अपने नॉर्मल कामों में करते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, नहाना धोना, इन सब चीजों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो पानी बह जा रहा था, जो पानी छत पे गिर रहा था, यहाँ पे गिर रहा था, बह जा रहा था, उन पानियों को स्टोर किया। जैसे आपने क्या कुएं खुदवा दिए, आपने कोई स्टोरेज ऐसा बना दिया जहां पे पानी स्टोर करा, तालाब हो गया, यहाँ पे क्या है, आपने पानी स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद वो पानी साल भर लोग यूज करते थे। ठीक है, आपने मूवीज वगैरह में या सीरियल्स वगैरह में भी राजस्थान में आपने देखा होगा कि जगह जगह पे बीच में ऐसे जगह बनी होती थी जहाँ पे बारिश का पानी जो क्या होता था वो भर जाता था, और फिर वो लोग उसको साल भर यूज करते थे। ठीक है, अभी भी ऐसी चीजें हैं। तो अब देखो कि भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ क्या है। पहली चीज तो पानी का वाष्पीकरण नहीं हुआ, पानी गिरा, पानी वाष्प बना, उड़ गया, ये नहीं। आपके पास पानी स्टोर्ड है, आप यूज कर सकते हो, या कुओं को भर देगा।
पौधों को नमी पहुंचाता रहता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होगी भाई। देखो गली मोहल्ले में पानी भरा रहता है, कचड़े में यहाँ वहाँ मच्छर होते हैं, मलेरिया डेंगू तरह तरह की बीमारियां होती है, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। या जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से क्या होता है, सुरक्षित रहता है। आपने पानी स्टोरेज किया, घर के नीचे वो स्टोर हो रहा है, या आपने कहीं तालाब कर दिया, कुछ कर दिया, तो वहां पे पानी क्या है आपका अच्छी तरीके से स्टोर रहेगा, जहां पे आप पानी को रीयूज कर सकते हो वापस से। ठीक है, अब देखो एक और प्राकृतिक संसाधन की हम बेटा बात करते हैं जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, और वो क्या है, वो है हमारा कोयला और पेट्रोलियम। ये भी तो हमारे प्राकृतिक संसाधन है भाई, जिनका हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम ये क्या है, अनविकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवाश्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे वनस्पति जंतुओं के अवशेष जो जमीन में दबे रह गए, करोड़ों लाखों सालों से दबे रह गए, और फिर उनसे ही इनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो देखो निर्माण कैसा हुआ है कोयला का, 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ है। सोचो 300 मिलियन, भाई कितना है ना। तो जो भी वनस्पति दब गई, उनके अवशेष दब गए, फिर उनका अपघटन हुआ, उनसे क्या बना, कोयले का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ भाई, पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यानी कि जो समुद्र में रहने वाले जीव थे, उनके जो मृत अवशेष थे, जब उनका अपघटन हुआ तो क्या हुआ, आपका पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ, और पेट्रोलियम के निर्माण में कितने वर्ष लगे, लाखों वर्ष लगे। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन, 1 महीना, 10 महीना, 1 साल में हो गया, नहीं, लाखों वर्ष लगे। तो सोचो जब इनके फॉर्मेशन में लाखों वर्ष लग रहे हैं, और हम उनको इतनी आसानी से क्या कर रहे हैं, हम इतनी आसानी से उनका मिसयूज कर रहे हैं, तो क्या वो इतनी जल्दी दोबारा रिफॉर्म हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे भाई। इसलिए हमें उनका क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हम उनको कैसे खर्च करें। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रह सके। ठीक है, कोयला और पेट्रोल जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से हम इसको यूज करते रहे तो बहुत ही जल्दी भविष्य में क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उसको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो देखो कोयला वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्षों तक ही उपलब्ध रहेगा। देख लो भाई कितनी बड़ी चेतावनी है कि अगले 200 वर्षों तक ही कोयला उपलब्ध रहेगा। आप बोलेंगे मैम मुझे क्या, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो रहेगा। नहीं भाई, दूरदर्शी बनना है। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि हमें दूरदर्शी बनना है, और हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों और इस अर्थ के बारे में भी सोचना है कि हाँ वो भी इन सब चीजों का क्या कर सके, उपयोग कर सके। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही हमारा क्या है, घर है। सिर्फ हमारा घर ही नहीं, हमें सबके बारे में सोचना है। ठीक है, पेट्रोलियम वर्तमान दर से प्रयोग करने पे पेट्रोलियम केवल अपने 40 वर्षों तक ही मिलेगा। सोच लो भाई, इतनी गाड़ियां, इतनी चीजें, और जिस दर से हम पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं अगले 40-50 वर्षों तक ही वो रहने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ये सब, इन सब चीजों का हम क्या कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करें भाई, हम उसका मैनेजमेंट करें, हम उसको क्या करें, हम उसको धीमी दर से यूज करें, उसका मिसयूज नहीं करें। हमें जब गाड़ियों की जरूरत है, जब आप अकेले भी लोग जाते हैं कार लेके चले जाते हैं, हमें जब उसकी जरूरत है, अगर प्रकृति ने हमें ये सारी चीजें दी हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए। मैंने सिखाया था ना 3R कॉन्सेप्ट, 5R कॉन्सेप्ट, कि हम उसको रिफ्यूज करें। अगर हमें नहीं जरूरत है, हम कहीं पे पैदल जा सकते हैं सब्जी लेने, हम कहीं पे टहलने जा सकते हैं, अपना छोटे मोटे काम निपटा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तो हम करें ना। जरूरी है हमें सब्जी खरीदने जाना है तो भी हम कार से ही जाए, जरूरी है नहीं। हमें अकेले घूमने जाना है तो भी हम कार से जाए, नहीं भाई, हम साइकिल से भी जा सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीजों के उपयोग में सावधानी बरतनी पड़ेगी बेटा, नहीं तो एक दिन क्या होगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां क्या है। ठीक है, पहली बात तो भाई वायु प्रदूषण होता है। जैसे आपने कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो कि वायु को प्रदूषित करती है। आप देख रहे हैं
आजकल बहुत सारे ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ की वायु बहुत प्रदूषित है। आप लोग वहां पे एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं भाई कि अच्छी ऑक्सीजन मिल जाए। लोग गांव जाते हैं, लोग हिल स्टेशन जाते हैं कि हम थोड़ा स्वच्छ वातावरण में रह सके। तो ये वातावरण को पॉल्यूटेड बनाया किसने? मैंने और आपने, हम सबने बनाया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक प्लांट लगा देते हैं तो हमको लगता है ओ हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने पूरा अर्थ बचा लिया। नहीं, जितना हम हानि कर रहे हैं उसकी तुलना में हम उसकी भरपाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो बैलेंस रखना पड़ेगा बेटा, जितना हम हानि कर रहे हैं उतना ही हम क्या करें, उसकी भरपाई भी करें। तो ये सारी चीजें जो वायु प्रदूषण फैला रही हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें रोकना पड़ेगा, उसका अल्टरनेट देखना पड़ेगा। ठीक है, बीमारियां, अब जब प्रदूषण होगा भाई, इतना वायु प्रदूषण, आप देखो पहले के लोगों को बहुत कम बीमारियां होती थी, अब तो बहुत किसी भी एज में किसी को भी कोई भी बीमारी हो जाती है। तो जब इतना प्रदूषण होगा, खाने में मिलावट है, वायु में मिलावट है, पानी हम स्वच्छ नहीं पी रहे, जब हर चीज में हमने इतना प्रदूषण कॉज कर दिया है तो हम क्या करेंगे, हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार होंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां, और इसीलिए लोग इतनी सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रदूषण वायु जो है कई प्रकार की श्वसन समस्याएं उत्पन्न करता है। आपको सांस लेने से रिलेटेड दिक्कत होने लगेगी वायु प्रदूषण की वजह से, और कई रोग जैसे दमा, खांसी का कारण ये सब, लंग्स खराब होना, ये सारी चीजें आप में क्या होगी, होती जाएगी अगर हम ऐसे ही वायु प्रदूषण को बढ़ावा देंगे और वायु प्रदूषण में रहते रहेंगे तो हम इन सारी चीजों का क्या करेंगे, शिकार हो जाएंगे भाई। वैश्विक ऊष्मण, जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है और विश्व उष्णता जो है उत्पन्न करती है। आपको भी पता है, आपने ये सारी चीजें पढ़ी भी होंगी क्या, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की, ये जो हम इतना पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, CO2 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो रहा है, और हम क्या करते हैं, हम जो है उसका दुष्परिणाम भुगत रहे हैं, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है और विश्व में आप देख रहे हो टेम्परेचर हर साल, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, मौसम में इतने चेंजेस आ रहे हैं, सब क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने पर्यावरण को बहुत अच्छे से डिस्टर्ब किया है, हमने पर्यावरण को अपने मतलब अपने यूज के लिए बहुत अच्छे से डिस्टर्ब किया है, और उस सारी चीजों की वजह से हम ये सारी चीजें जो है वो झेल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययता बरतनी चाहिए बेटा। मितव्ययता मतलब कम खर्च करें, जरूरत पे खर्च करें। ठीक है, ये पहली बात तो समाप्य और सीमित है, ऐसा नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड है, हम जितना चाहें जब तक चाहें उड़ाते रहें, ये हमारे पास सीमित है भाई, और समाप्त हो जाएंगी बहुत जल्दी। एक बार समाप्त होने के बाद ये निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती हैं और उनमें वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय क्या क्या हैं। आप बोलेंगे हाँ मैम ये तो समझ गए, पर कैसे सीमित करें, तो आओ भाई देखें कैसे सीमित करें। ठीक है, जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है उनका स्विच बंद कर दें, फालतू में आप ना जला के रखें, लाइट पंखा ये वो सारी चीजें जिनका आपको यूज नहीं है, आप यूज अपने आप सिंसियर बनिए और दूसरों को भी आप जागरूक करिए कि हाँ भाई किसी चीज का वेस्टेज मत करो। घर में CFL का यूज करें जिससे बिजली की बचत हो। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का जो है प्रयोग करें, जैसे कि मैंने बताया आपको सब्जी जाना है, आपको सब्जी लेने जाना है, आपको बगल में दोस्त से मिलने जाना है, आप तुरंत चले जाते हैं भाई, आप पैदल चले जाइए। जब घर में ज्यादा लोगों को कहीं जाना है तभी आप बड़ी गाड़ी निकालिए, नहीं तो आप छोटी गाड़ी से चले जाइए। ठीक है, लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करें, उससे क्या होगा, एक तो आपका जो बचत होगा वो होगा, आपकी शरीर की भी बचत होगी भाई, आपको फालतू का कोलेस्ट्रॉल और डस्ट बीमारियां नहीं होंगी, आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, जहां तक हो सके सोलर कुकर का उपयोग करें। आजकल आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल का यूज हो रहा है, लोग अपने घर पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं और उसकी वजह से जो हमें मिल रहा है लाइट, उसकी वजह से अपना खाना बना रहे हैं या बाकी चीजें अपने घर में यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को बढ़ावा दें। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर खत्म होता है बेटा। उम्मीद है आपको मजा आया होगा ये चैप्टर पढ़ने में, मुझे तो बहुत ही मजा आया आपको ये चैप्टर पढ़ाने में। ठीक है, इसमें आपने बहुत सारी नई नई बातें सीखी भाई, है ना, और इन बातों को आप अपनी निजी जिंदगी में अप्लाई भी करिएगा, क्योंकि आप तभी पढ़े लिखे और तभी शिक्षित कहलाएंगे जब आप शिक्षित
अपना रवैया प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमें बता तो सकते ही है ना कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है और कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अब मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।